नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म। जी हां, चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब मध्य प्रदेश से बेरोजगारी को खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद यह स्पष्ट हो जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में बेरोजगार नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा सस्पेंस क्या है। सस्पेंस कुछ भी नहीं है, बात बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश गजब है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक झटके में ही बेरोजगारी को खत्म कर दिया है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोहन यादव सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल कह रहे हैं। गौतम टेटवाल ने अपने बयान में कहा है कि प्रदेश के बेरोजगारों को अब आगे से बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। इसके बाद हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। मंत्री ने कहा कि अब बेरोजगार शब्द की जगह पर आकांक्षी युवा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। सुनने में यह बात जरूर अटपटी लग रही हो, लेकिन यही सच है। अभी तक जिले और स्टेशनों का नाम बदलने का दौर चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश सरकार भी नाम बदलने की होड़ में लग गई। सरकार ने कुछ दिन पहले ही कई गांवों का नाम बदला था। अब यह जानकारी मिली है कि बेरोजगार शब्द का ही उसकी जगह नए शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2024 में जुलाई के समय 25,82,000 बेरोजगार थे, जबकि दिसंबर में यह संख्या बढ़कर 26,17,000 हो गई। लेकिन अब ये आंकड़ा 29,36,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन अब ये बेरोजगार नहीं है, बल्कि आकांक्षी युवा है। अब उसी नाम से जाने जाएंगे। प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने इस मामले पर कहा है कि रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों की रजिस्टर्ड संख्या बेरोजगारों से काफ़ी अलग है। बेरोजगारों के मामले को समझाते हुए मंत्री ने कहा कि किसी दुकानदार का बेटा अपने पिता के साथ काम कर रहा है और बेरोजगारी लिस्ट में भी उसका नाम है, तो वो बेरोजगार कैसे हुआ। उन्होंने बेरोजगारी की परिभाषा बताते हुए कहा कि यदि कोई युवा अपने या परिवार के तहत 12,646 रुपये की आय से कम कमाता है और उसे काम नहीं मिल रहा हो, तब उसे बेरोजगार माना जा सकता है। इसको लेकर मंत्री ने दावा किया कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश अब वह राज्य बन गया है जहां आपको बेरोजगार नहीं मिलेंगे। जी हां, कागज पर तो नहीं मिलेंगे, रोड चलते हुए आपको मिल भी जाए तो अलग बात है, लेकिन अब वह बेरोजगार नहीं, वह आकांक्षी युवा कहलाएंगे। और ऐसे में क्या, बेरोजगारी को लेकर जितनी भी वाद विवाद होती थी, आरोप प्रत्यारोप लगते थे, सवाल पूछे जाते थे, क्या इस नए टर्मिनोलॉजी से उसका पटाक्षेप हो जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता समर सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। वत्स साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। ऐतिहासिक गजब के फैसले आपकी सरकार लेती है, ताकत भी है और यह करने का जज्बा भी। लेकिन हम लोग एक कहावत सुनते आते थे, एक लाइन सुनते थे सर, कि गरीब हटे ना हटे, गरीबी हटे ना हटे, गरीब हटा दिए जाएंगे। यही एक उस तरह की टर्मिनोलॉजी हटी कि बेरोजगारी हटे ना हटे, बेरोजगार हटा दिए जाएंगे। वाकई में मध्य प्रदेश गजब है सर। अब बेरोजगार नहीं, अब तो वहाँ पर आकांक्षी युवाओं का रैन बसेरा होगा और मध्य प्रदेश बेरोजगार के चैप्टर को ही अपने सिलेबस से खत्म कर दिया है। वत्स साहब, शुरुआत आप ही से। देखिए कुणाल जी, टर्मिनोलॉजी चेंज करने से बेरोजगारी नहीं बदल जाएगी, लेकिन हाँ, जो आंकड़े अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है जी, उसमें थोड़ी तब्दीली जरूर हो सकती है कि अगर कोई आदमी
कहीं पे काम कर रहा है, पिता के साथ काम कर रहा है या माता के साथ काम कर रहा है, दुकान में कर रहा है या खेत पर कर रहा है या रेस्टोरेंट में कर रहा है या कहीं भी कर रहा है, और उसने वो कुछ न कुछ तो इनकम वहां पे जनरेट कर ही रहा है और परिवार के इनकम में इजाफा हो रहा है और वो अनएम्प्लॉयमेंट में भी दर्ज है। तो दोनों चीजें थोड़ा सा भ्रम पैदा करती हैं। ठीक है, वो जितने के लायक था उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है उसको, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो है उसके पास किसी न किसी रूप में। तो इसको थोड़ा फिगर ठीक करने के लिए इस तरीके की एक टर्मिनोलॉजी लाई गई है और जिस तरीके का 30 लाख करोड़ का वहां इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर समिट में आया है, अगर वो मूर्त रूप ले लेता है तो करीब 22 लाख युवाओं को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो बच जाएंगे करीब 7 लाख युवा। तो कवायद तो है इसको कम करने की और काफी सीरियस ढंग से इस पर काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश का एक सुनहरा युग शुरू होगा। लेकिन ये भी है कि गवर्नमेंट इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करती, यह आकाश से सत्य है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी शायद 3 या 3.5% लोग ही गवर्नमेंट जॉब है और हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है 1% से भी नीचे है। और ऐसे रिसोर्सेज नहीं है सरकार के पास कि इन सभी लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है देश में उनको वो रोजगार प्रदान कर सके। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात, हाँ बोलिए। जो स्टार्टअप्स है, जो अदर एवेन्यू प्रोवाइड किया जा रहा है तो स्वरोजगार का, उसके माध्यम से जरूर अधिकांश लोगों को किसी न किसी रूप में सबल बनाने की सरकार का प्रयास जारी है और इसके तहत लोगों को सबल भी होते जा रहे हैं लोग। ठीक है वत्स साहब। सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, वाकई में एमपी गजब है और सिर्फ एमपी गजब नहीं है, उसके हर एक फॉर्मूला भी गजब है। ऐसे में आप सियासत करते हैं तो आपके तरफ से भी एक बेहतरीन मुद्दा होता है बेरोजगारी। अब तो सरकार वहाँ पर बेरोजगार शब्द ही नहीं है, तो बेरोजगारी कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप। अब तो हर कोई आशातीत निगाहों से, आकांक्षा भरी निगाहों से आगे का रास्ता देख रहा है। ऐसे में आपके लिए भी सियासत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल खतरा नहीं है। ये सब चीजें और ये सब हरकत करके भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता और मंत्री अपने दिमागी बेरोजगारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गाँव के नाम बदल जाते हैं तो वहाँ पर रोडें बन जाती है, क्या वहाँ पर अस्पताल आ जाते हैं, एयरपोर्ट आ जाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं कर पाती तो नाम बदलती है। मध्य प्रदेश की सरकार बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहने का जो कहना है वो हास्यास्पद है और ये शब्दों का खेल है। अगर इसी प्रकार से नाम बदले जाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि बीमारों को कह देना चाहिए स्वास्थ्य खोजी, जो सड़क पे भीख मांगते हैं उनको कह देना चाहिए आर्थिक सहायता जिससे उद्यमी कह देना चाहिए उन्हें। ऐसे कई नाम बन सकते हैं फिर तो इस प्रकार से तो सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेरोजगारी अगर आप देखें तो जो 30 लाख के आसपास तो जो है रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जो 35,000 के पिछले कुछ महीनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है, कम होने का नाम नहीं रही। ये प्रत्येक ये वो आपके पास जो आंकड़े हैं ये वो आंकड़े हैं जो कि रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध है। लेकिन बेरोजगारी के कई प्रकार होते होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी इस चीज से जानते हैं कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी होती है, इसके बाद स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है और कुछ लोग इच्छा से काम नहीं करते, कुछ लोग जो है वो शिक्षक होने के बाद में अल्प शिक्षित बेरोजगारी है, अति शिक्षित बेरोजगारी है कि जो डॉक्टरेट करके बैठे हुए हैं, जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं वो कोई सरकारी काम तो करेंगे। तो खूब सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बेरोजगार जो मध्य प्रदेश में है वो 1.25 करोड़ से ऊपर ही होंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की जगह इस प्रकार के जो हास्यास्पद काम कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत आशंका होता है कि जिस सरकार को लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए चुना, वो क्या कर रही है, नाम बदल रही है। आज आप देखिए कि आप नहीं, स्टेशन और जगहों के नाम तो हम देख ही रहे थे बदलते हुए सिंह साहब। अब देखिए यह भी एक नया क्या फैशन शुरू हो गया कि अब तो भाई आप कुछ ऐसे शब्द है जो आपको तंग करे या सताएं या सवाल ना पूछा जाए तो उन शब्दों को भी क्या साइड कर दिया। वत्स साहब तो कह रहे हैं साफ गोई से, भाई इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, वो अकाट सत्य है। तो ऐसे में क्या अब यह नई धारा बहेगी, इससे तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम क्रिएटर और प्रॉब्लम दोनों साफ हो जाएगा। कैसे चुनौती का सामना करिएगा सिंह साहब आप? ये चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और आगे बढ़ती जा रही है। देखिए ये तो मतलब ये तो सिर्फ जंग की बात है, आप जो कह रहे हैं कि चुनौती है, ये तो चुनौती नहीं है कुल मिला के, ना इससे कोई स्थिति लड़ने वाली है। क्या आपको लगता है कि आकांक्षी युवा कहने से वो सम्मान, उनको क्या आत्मसम्मान और क्या नोबेल प्राइज जैसी उसको अनुभूति होगी कि उसको सरकार ने नोबेल प्राइज दिया? उनके शरीर को कपड़े, तन को कपड़े और पेट को रोटी चाहिए, परिवार को लालन पालन करने के लिए उनको पैसा चाहिए। जो आज ये सेठवाल साहब जो बोल रहे थे, मुझे हंसी आती है उनकी बातें को सुनकर कि अगर किराने की दुकान पे कोई लड़का बैठा हुआ है तो रोजगार है। अरे भैया उसकी मजबूरी है बैठना की, पिताजी तो खुद ही किराने की दुकान संभाल सकते थे। अगर किराने वाले भैया के 4 बच्चे होते और चारों दुकान में बैठते तो क्या रोजगार कहलाता वो? अरे वो तो मजबूरी में बैठ रहे, कुछ काम नहीं है, तो मस्ती मारना सकता है घर पे जो है तो किराने दुकान में बैठ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझेंगे, ये लोग भ्रष्टाचार और जो कर्ज है इसमें अखंड डूबे हुए हैं। पूरा जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो इन सब चीजों पे लगा हुआ है। शराब नीति को बदलना, शराब के माध्यम से सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू खुद के पास लेकर आना, उसके बाद में आप ये जो भ्रष्टाचार करना 50% तक का, फिर क्या है आपका जो ट्रांसफर उद्योग है उसको चलाना, उसके बाद खनन के ऊपर लग जाना। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का आम युवा है वो कितना परेशान है आप देखिए, और सड़कों पर जाके आप देखेंगे तो स्थिति बहुत भयावह है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति अगर आपको अच्छी दिखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री प्रवक्ताओं के भाषणों में दिखती है, या जो गोदी मीडिया और पत्रकार है उनकी बातों में दिखती है, अखबार के बड़े बड़े 2-2 लाख रुपए के जो एक विज्ञापन लगते हैं इनके, उन पर दिखती है। लेकिन अगर आप सड़क पर जाके देखेंगे तो स्थिति इतनी खराब रहती है कि एक महिला अपने बच्चों का क्या कत्ल कर देती है क्योंकि उसका दूध पिलाने के पैसे नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो कुल मिला के बहुत मुद्दे खूब सारे हैं, मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार मूर्खतापूर्ण जो है ये डिसीजन लेकर आप, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं? अगर आप करना ही चाहते हैं तो उसके लिए उन लोगों के लिए कुछ कीजिए, उन लोगों के लिए कुछ चीजें जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट करके चपरासी की नौकरी के लिए 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, 10-10 किलोमीटर दूर 7 किलोमीटर पर लाइनों में लगे हुए हैं। आज बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर एक जिले के अंदर एक 2 चपरासियों की पोस्ट निकलती है, इसको भ्रष्ट कहते हैं, भ्रष्ट की पोस्ट कंप्लीट हो गया। वत्स साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधाराओं में से एक यह भी है, आरोप भी आप लगाते हैं विपक्षी पार्टियों पर कि वंशवाद की राजनीति तमाम विपक्षी पार्टी करते हैं। अब देखिए, कौशल विकास मंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं, जिसका उल्लेख आपने भी किया, कि एक दुकानदार का बेटा दुकान में है तो वो रोजगार प्राप्त किया हुआ है, इसलिए उसको बेरोजगार में नहीं होना चाहिए। क्या ये उससे इन्फोर्स, उसको ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा है? क्या ये बिजनेस का वंशवाद नहीं है? यदि उस लड़के बच्चे को मन ना करे कि वह भी दुकान चलाए जो उसके पिताजी चला रहे हैं, उसको कुछ और करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में तो उसके लिए आगे के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। कहेंगे तुम ऑलरेडी रोजगार में हो भाई, इस लिस्ट से तुम बाहर हो जाओ, जो कर रहे हो वही करो। उसके सपनों को पंख देने की बजाय सपनों के कुचलने जैसा नहीं होगा, उस पर फोर्स किए जाने जैसा नहीं होगा। हाँ जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जो मजबूरी में उस काम को कर रहा है, मान लीजिए वो एक आदमी है, तो जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा, अगर उसके परिवार में 4 बच्चे और चारों दुकान पर बैठ जाते हैं मजबूरी में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चारों नौकरी पेशा हो गए। लेकिन सरकार की ओर से ये प्रयास जारी है कि जो फिगर्स अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेज में दिख रहे हैं वो डबल काउंटिंग में ना आ जाए। ये तो मान लीजिए एक उदाहरण है कि दुकान पे काम कर रहा है, हो सकता है कोई खेत पे काम कर रहा हो, वो तो फुल मजदूर के रूप में काम करेगा। दुकान पे तो मान लीजिए पार्ट टाइम हेल्पर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है पिता के साथ, या अगर वो खेत पे काम कर रहा है, या अन्य ऐसी जगह पे कर रहा है जहाँ वो फुल टाइम रोजगार ले रहा है जी, और उसको उसके एवज में पैसे भी मिल रहे हैं, तो वहां तो डबल काउंटिंग की संभावना है। लेकिन सरकार का जो प्रयास है विभिन्न स्रोतों से, वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का है। और जिस तरीके से वहां पर 30 लाख करोड़ का
निविदा की संभावनाएं आई हैं, मैंने कहा ना, उसका मूर्त रूप ले लेने के बाद वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी नीचे आ जाएगी। लेकिन पूर्व में भी मैंने कहा, अब भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार से अगर लोग अपेक्षा रखते हैं कि नौकरी मिल जाएगी पूरी पूरी, तो ये नहीं हो सकता। नहीं, ये बात बहुत साफ गोई से आपने वत्स साहब ये बात कही, और इस बात के लिए तो दाद देना होगा। देखिए सिंह साहब, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि सरकार आपको नौकरी दे देगी। आप इस बात को अपने नज़रिए से कैसे लेकर देखते हैं? यदि अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उस हद तक जिस ओर इशारा वत्स साहब कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही आप देख रहे हैं आज के दौर में कितनी मिल रही है एक टैलेंटेड युवा को, तो आगे का भविष्य उस आकांक्षी युवा के लिए तो मुश्किलों भरा ही होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बात को जो सच किया है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वो नहीं अक्षम है उसको देने में। ये एक अच्छी बात है। एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रवक्ता और पार्टी के प्रवक्ता का दायित्व है कि इस चीज को एक्सेप्ट करे। आपने कोई झूठ नहीं बोला, उसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। क्योंकि आप देखिए, बात यहाँ पर युवा की है। आज आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, इसके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे, यहाँ पर देखने वाली बात है। आपने कहा श्रीमान की हम 20 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी, ये इन्वेस्टमेंट की जो बात है पिछले 15 सालों से है, लेकिन वास्तविकता में तो सरकार की कुछ कमियां रही जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। प्रॉपर जो है उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, उसका जो है उन्होंने जो फीडबैक पूरे नहीं लिए। सरकार के अंदर बहुत सारे मंत्री और जो अफसर थे वो प्रचार की भेंट उन्होंने 6-6 7-7 हमारे इन्वेस्टमेंट से चढ़ा दिया। इस कारण की जो कंपनियां कुछ आई थी, जैसे रियो टिंटो आई, तो काफी सारी कंपनियां थी, तो आकर चली गई। तो वो आपको देखना होगा उसमें, यदि सत्ता में आप हैं, सत्ता की आपके पास शक्ति है कि आप उसको देख सके कि क्यों वो इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और अगर पिछले 15 सालों के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास, 1.5 लाख, और प्रिसाइज जाऊं मैं तो 1,52,000 करोड़ रुपीज का जो है सिर्फ निवेश आया। जिसमें बाकी की लाखों रोजगार के, उसके अंदर 2 लाख रोजगार मिले हैं। और रोजगार के अंदर भी देखा जाए तो बाहरी लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि उस रोजगार के लिए आपके जो मध्य प्रदेश के युवा थे उनके पास में कौशल नहीं था उतना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चीज को, बेरोजगारी को और रोजगार के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। आप देखिए, अगर आज की में अगर आपसे एक सामान्य भाषा में बात करूँ तो अगर आज प्लम्बर को, सर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है और स्किल से रिलेटेड मंत्री ही ऐसा बयान दे रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखिएगा कि उस विभाग में क्या होगा, क्या ही स्किल का सृजन होगा? मंत्री बना देना बहुत काफी नहीं होता है, मंत्री को भी इतना स्किलफुल होना चाहिए कि में दूरदृष्टि हो उस चीज की। इतना स्वविवेक सबको हो जाए तब तो भारत का वाकई में उद्धार हो जाए। वत्स साहब, एक बात यह भी आप बता दीजिएगा सर, ठीक है, जब किसी को प्यास लगती है ना, तो लोग कहते हैं कि कुआं उसके पास नहीं आता है, वह कुएं के पास जाता है। जनता ने जब आपको चुना है तो जनता के लिए अगर प्यासी है, बेरोजगार है, तो वह कुआं आप हैं। ऐसे में भले आप कह दिए, आपने कहा कि उतना रोजगार देना संभव नहीं है, सबको नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उस द्वार को खोलना, वह रास्ता दिखाना, नए एवेन्यूज जनरेट करना और उस आंकड़े को कम करना, यह तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी है ना सर। और इससे हम डर नहीं जा, जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं विभिन्न स्रोतों से कि वहाँ नौकरियां जनरेट हो, और नौकरियां जनरेट हुई है। लोगों को 3-3.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। ऐसी बात नहीं है कि हमने प्रयास छोड़ दिया और हम ये सिर्फ कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि जिस सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। हम लगातार प्रयासरत हैं और लोगों को विभिन्न स्रोतों में खपाने की, और ये प्रयास जारी रहेगा जब तक वहाँ का 29 लाख लोगों को पूर्णतः रोजगार नहीं मिल जाएगा। अब जब 29 लाख लोग रहेंगे ही नहीं उस टर्मिनोलॉजी में, तो फिर वो तो संख्या कम ही हो जाएगी। कुछ नहीं। हाँ, उसमें से थोड़े बहुत कम होंगे। हाँ, और कम हो, यही सब उम्मीद भी रखते हैं। सिंह साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि 29 लाख के बाद में अगर आंकड़े को देखने जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी की बहुत सारे कारण है। मैंने आपको दिखाया जैसे कि सीजनल वर्क होता है, खेत में काम करते हैं, खेती में जो मजदूर होते हैं उन्हें पूरे 12 महीने का 300 दिन का जो है वो काम नहीं मिलता है। तो ये आप देखिए पीरियोडिक एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी है।
इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कुछ लोग जैसे आप देखेंगे कि कुछ मजदूर होते हैं, उनको वो रोज जाके सरायों में खड़े होते हैं मजदूरी की आशा में, लेकिन कुछ दिन ऐसे निकलते कि उनको कोई लेके जाता नहीं है मजदूरी कराने के लिए। खेती और किसानों का ये है कि मध्य प्रदेश और पूरा देश के अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित भारत है। और उसके अंदर हर चौथा व्यक्ति अगर किसान है मान लीजिए, तो वो किसान भी जो है वो एक समय के बाद में जो है बेरोजगार है। तो समस्या मध्य प्रदेश के साथ नहीं है, जो पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों के साथ, छोटे राज्यों के साथ नहीं है कि वहाँ पे जो किसान है उनके पास रकबे बहुत बड़े हैं। हमारे यहाँ पर छोटे रकबे किसान हैं जो कि 2 बीघा 4 बीघा तो पूरा परिवार का लालन पालन होता है। तो आप देखिए कि इसके अंदर वो परिवार के अंदर अगर 5-6 लोग रह रहे हैं तो 30 बीघा के ऊपर कमाना भी है, उगाना भी है, लागत भी करना है, मजदूरी भी कुछ करनी है, और जब फसल तैयार हो रही होती तब उस दौरान वो बेरोजगार के रूप में बैठे रहते। सिंह साहब आपको एक सवाल मैं पूछा और जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, और 10 सेकंड के लिए मैं आपसे भी वत्स साहब इसी पर जवाब ले लूँगा। हमने देखा है कि कुछ कुछ मॉडल्स हैं जो एक राज्य से शुरू होते हैं और पूरे देश में उसे एक्सेप्ट किया जाता है। क्या आपको ताज्जुब होगा यदि मध्य प्रदेश का यह मॉडल पूरे देश में लागू हो गया? तब तो भारत में गरीब ही नहीं रहेंगे, बेरोजगार ही नहीं रहेंगे। सिंह साहब पहले आपसे। देखिए, मॉडल के बारे में ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमें जो है महंगाई पे नियंत्रण लेकर आना पड़ेगा। महंगाई और जो तेल के दामों पर हमको जो है नियंत्रण लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आज आदमी जो भी कमा रहा है वो नाकाफी इसलिए है क्योंकि जो दाम बढ़ जाते हैं चीजों के, वो भी एक बहुत बड़ा जो है उसके रोल होता है। ठीक है सिंह साहब, वो तो खैर इन्फ्लेशन अलग मुद्दा। वत्स साहब जल्दी से 10 सेकेंड आपके लिए। मध्य प्रदेश का यह मॉडल क्या देश में भी लागू हो जाए, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आपको ताज्जुब होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये दूसरे प्रदेशों में इस तरीके की कवायद होनी चाहिए। हर प्रदेश का अपना विजन होता है, उसके अपने तौर तरीके होते हैं चलाने के लिए। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये सुदृढ़ होता है, इससे मजबूती मिलती है और इससे कुछ फायदा होता है, ठीक, दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। ठीक है सर, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म है और अब वहाँ पर आकांक्षी युवा होंगे। सोचने के लिए 1 मिनट के लिए लोग यह भी सोच सकता है कि जिसे प्यास लगती है वह प्यासा कहलाता है, लेकिन अब उसे प्यासा नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा कि उसे पानी की आशा है। इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। नमस्कार।